मेरे इस चैनल पर आने वाले सभी श्रोताओं को, दर्शकों को मेरा सादर सप्रेम नमस्कार। महान क्रांतिकारी, देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति जिनके अंदर कूट कूट के भरी हुई थी, बाल्यकाल से अभी युवा काल तक की यात्रा में आपके सामने रखता आ रहा हूँ। एक एक घटना को याद करिए, किस प्रकार का उनका एक्शन था, किस प्रकार का रिएक्शन था। बाल्यकाल से 8 साल, 12 साल, 13 साल, हर समय का मैंने आपके सामने रखा है। नील सिटी हाई स्कूल का, और फिर वहाँ पर जैसे ही मन की इच्छा पूरी हो गई, अनुशासन समिति के क्रांतिकारियों को मिलने का स्वप्न पूरा हो गया। संबंध तो बन गए थे नागपुर में रहते हुए। डॉक्टरी की एडमिशन जब कलकत्ता मिल गई तो डॉक्टरी पास करने तक और कितना कुछ वो अनुशीलन समिति के कार्यकर्ताओं, क्रांतिकारियों के साथ मिल करके अन्य स्थानों पर शस्त्र सप्लाई का काम भी वो कर रहे थे। और आखिर में मैंने उनके बारे में बताया था। 21 फरवरी 1915 को रास बिहारी बोस ने जो योजना बनाई, उनके साथ मिलकर, क्या योजना थी वो? छावनियों में, फौजी छावनियों में एक साथ रिवोल्ट होगा, एक साथ अंग्रेजों को जहां जहां भी होंगे उनको मार दिया जाएगा। आर्मी के अंदर, फौजी छावनियों में ऑफिसर्स को, अंग्रेज ऑफिसर्स को उड़ा दिया जाएगा। ये बड़ी योजना, लेकिन वो कृपाल सिंह भेदिए के द्वारा जो कुछ हुआ कल मैंने आपके सामने रखा। अब एक आखिर में जब हमने छोड़ा था कि वो डॉक्टर हेडगेवार को, उसके चाचा ने जो 2 पत्र लिखे थे, और उन 2 पत्रों का उत्तर मैंने कल भी बताया था। वो कुछ 4-6 लाइनों का उत्तर है उनका, डॉक्टर हेडगेवार का। वो फिर से मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहूँगा। 2 पत्रों के उत्तर में डॉक्टर हेडगेवार चाचा को लिख रहे हैं। चाचा ने आग्रह किया था, भी अब ठीक है, बड़े हो गए हो, शादी करवा लो, गृहस्थी बन के भी तो कुछ देश सेवा हो सकती है, वगैरह वगैरह, जैसे हर बुजुर्ग, हर नौजवान को कहते आए हैं। हर एक के साथ ही होता ही है। और जो भी देश के, राष्ट्र के मार्ग पर चला है, सेवा के मार्ग पर चला है, अध्यात्म के मार्ग पर चला है, देशभक्ति के मार्ग पर चला है, उनको ऐसी शिक्षाएं और ऐसे सुझाव बुजुर्गों के द्वारा, बड़ों के द्वारा मिलते ही आए हैं। कोई नई बात नहीं थी। लेकिन डॉक्टर हेडगेवार ने उनको जो उत्तर दिया वो क्या था? इस उत्तर से आपको पता चलेगा कि राष्ट्र के प्रति समर्पित भावना का स्पष्ट प्रमाण इस पत्र के अंदर था। क्या लिखा? मैंने प्रण किया है, चाचा जी को लिखा, कि मैं अविवाहित रहकर आजीवन राष्ट्र का कार्य करूंगा। जबकि यह स्पष्ट है कि देश का कार्य करते समय किसी भी समय प्राण संकट में आ सकते हैं, तो किसी लड़की का जीवन बर्बाद करना किसी भी दृष्टि से अच्छा नहीं है। इस प्रकार डॉक्टर साहब ने अपने जीवन में किसी भी तरह से किसी भी बात को, विवशताओं को अपने रास्ते में आने नहीं दिया, समझौता नहीं किया किसी भी प्रकार का, और जीवन को राष्ट्र की धरोहर ही समझ करके वो बाल्यकाल से लगभग 8 साल, क्या ये उम्र होती है, और क्या रिएक्शन था उस समय, ये सारा मैं आपको एक सिलसिलेवार उनका जीवन में आपके सामने रखता आ रहा हूं। अब ये होने के बाद, ये तो कल तक हम यहां पहुंच गए थे। आगे बढ़ते हैं। रोलट एक्ट कानून के विरोध में अमृतसर के जलियांवाला बाग में भीषणतम जो नरसंहार हो चुका था, उनका इनके मन के ऊपर बहुत अंदर तक असर हो गया था। वहां से उधम सिंह भी निकले, भगत सिंह भी निकले, और भी कई लोगों के मन में था कि हमने बदला लेना है। लंदन जाके उधम सिंह ने बदला लिया शैतानी दा,
आजादी है असल नतीजा, वीरां दी कुर्बानी दा। ऐसे बहुत सारे लोगों ने, वो बहुत पाशविक हत्याकांड था, बिना नोटिस दिए, बिना वार्न किए, और तोप के गोले और फायरिंग खोलना। और जो था, मैं जलियांवाला कांड के ऊपर अलग से एपिसोड दे चुका हूं, मैं उसका आज विवरण नहीं करूंगा। लेकिन इस कांड का डॉक्टर हेडगेवार के मन में भी बहुत ज्यादा असर था, झकझोर दिया था इसके अंदर तक इस घटना ने। इसी प्रकार फिर क्या हुआ, इन्होंने जब ये सारा कुछ हो रहा था, काम करते चले जा रहे थे, अनुभव आते चले जा रहे थे, खट्टा मीठा सब जुड़ता चला जा रहा था, तो इन्होंने क्या किया, इसी अवसर पर ये जब हो गया तो इन्होंने हेडगेवार ने नागपुर नेशनल यूनियन नाम की संस्था स्थापित की। और क्या किया, संकल्प हिंदी साप्ताहिक पत्रिका ये शुरू की। राष्ट्रीय उत्सव मंडल, जो भी राष्ट्र के उत्सव हैं प्राचीन हमारे चल रहे, उनका एक मंडल बनाया कि हम इनको अच्छी तरह से सेलिब्रेट करेंगे। और इसके साथ ही अनाथ विद्यार्थियों का एक गृह संस्थान शुरू किया, एक आश्रम शुरू किया। इन संस्थाओं के माध्यम से राष्ट्रीय चेतना जागृत करने का प्रयास करते रहे। 1920 में नागपुर में कांग्रेस के अधिवेशन की तैयारी चल रही थी। डॉक्टर हेडगेवार चाहते थे कि तिलक ही इस अधिवेशन की अध्यक्षता करें, अध्यक्ष बने वो। लेकिन अधिवेशन से पूर्व ही तिलक इस संसार से चल बसे। डॉक्टर साहब के हृदय पर कठोर वज्रघात हुआ, क्योंकि ये बाल गंगाधर तिलक से बहुत ज्यादा प्रभावित थे, उनके भाषणों से, उनके विचारों से। लोकमान्य तिलक के बाद देश के राष्ट्रीय आंदोलन की जो बागडोर थी, वो महात्मा गांधी के हाथों में आ चुकी थी। महात्मा गांधी के इसमें एंट्री के बाद दृश्य बदल गया। कांग्रेस पहले भी भिखारियों की थी, लेकिन जो भी कोई आता था सामने, उस मंच का प्रयोग करता था कि हाँ, इस मंच के द्वारा ही अंग्रेजों के साथ हम लड़ सकते हैं। लेकिन बाल गंगाधर तिलक के जाने के बाद, जबकि बाल गंगाधर तिलक भी कांग्रेस के मंच को स्वीकारे नहीं थे, गले नहीं उतर रहे थे, पर उनको निकाल भी नहीं सकते थे। और जब वो चले गए तो अब इनको लगा कि अब तो कांग्रेस में फिर क्या बचा, चलो देखते हैं, महात्मा गांधी को देखते हैं। इस प्रकार से नागपुर कांग्रेस का पूरा, नागपुर जो सम्मेलन हो रहा था वहां पर कांग्रेस का, उस सम्मेलन का जो पूरे का पूरा प्रबंध था उस अधिवेशन का, वो केशव के कंधों पर था। और कांग्रेस की सभाओं में जोशीले भाषणों से इन्होंने काफी ख्याति प्राप्त कर ली हुई थी। नागपुर कांग्रेस अधिवेशन के प्रबंध के लिए डॉक्टर केशव हेडगेवार व डॉक्टर परांजपे के नेतृत्व में स्वयंसेवक दल का गठन हुआ। और वो सारी की सारी व्यवस्था इतनी बढ़िया ढंग से की गई, बैठने की व्यवस्था से लेकर भोजन तक की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था से लेकर हर प्रकार का जो सुंदर प्रबंध था वो किया गया। और
इससे, इस अनुभव से इनको आगे लाभ भी पहुंचा, लाभ जो वो करना चाहते थे। इन छोटे छोटे प्रबंधों के द्वारा इनकी ख्याति भी हो गई। बाल गंगाधर तिलक के भाषण, शुरू से इनका राष्ट्र को समर्पित जीवन और कांग्रेस के अधिवेशनों की प्रबंध व्यवस्था, सेवा दल बना करके वो सारे अनुभव बढ़ते जा रहे थे। कुछ और आगे नियति कुछ करवाने वाली थी, उसमें ये सब लाभ देने वाले थे। इनकी सराहना की गई उस अधिवेशन के अंदर कि उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से किया है, और इनके अपने भी आगे की कुछ जो निर्धारित होना था उसके लिए ये सारे अनुभव काम आ रहे थे। इस अधिवेशन से पूर्व डॉक्टर हेडगेवार ने अपनी संस्था नागपुर नेशनल यूनियन के माध्यम से गांधी जी से निवेदन किया। क्या? इस अधिवेशन में कांग्रेस का लक्ष्य, ये जो अधिवेशन होने वाला था, गांधी जी से निवेदन किया कि इस अधिवेशन में कांग्रेस का लक्ष्य जो है वो पूर्ण स्वतंत्रता की प्राप्ति होना चाहिए। लेकिन गांधी जी ने इस विचार को व्यर्थ की बात कहकर टाल दिया। 9 वर्ष बाद लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस को अंततः संपूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित करना ही पड़ा। सन 1920 में कांग्रेस की ओर से असहयोग आंदोलन छेड़ा जा चुका था। नागपुर शहर और नागपुर जिले के समस्त क्षेत्रों में इस आंदोलन के प्रचार प्रसार के लिए कार्य डॉक्टर हेडगेवार को सौंपा गया। इस उत्तरदायित्व को उन्होंने बड़ी लगन व निष्ठा के साथ निभाया। डॉक्टर केशव हेडगेवार ने अपने भाषणों में उग्र तेवरों से सरकार को और चौकन्ना कर दिया। इनके भाषणों में जनता का ध्यान इनकी तरफ खींचा जाने लगा। बोल रहे थे जो वो हृदय से बोल रहे थे। अभी कांग्रेस के साथ चले हुए थे, लेकिन भटक रहे थे कि ये क्या हो रही है, कांग्रेस कर क्या रही है। 19 से 20 के असहयोग आंदोलन में सहयोग देना, सारे प्रबंध व्यवस्थाएं करना और अपने भाषणों से लोगों को अपनी ओर आकर्षित करना, ये सब चल ही रहा था। इन्होंने उस उत्तरदायित्व को इतनी निष्ठा से, लगन से निभाया और पूरी तरह से नागपुर के जिलाधिकारी ने इनके भाषणों पर प्रतिबंध लगा दिया। लेकिन डॉक्टर हेडगेवार ने कलेक्टर के इस आदेश को मानने से इनकार कर दिया और अपने भाषण जारी रखे। आखिर सरकार ने इन पर राजद्रोह का मुकदमा चलाकर राजद्रोह हेतु भड़काने वाले भाषण देने का आरोप लगाकर इनके विरुद्ध मुकदमा दायर कर दिया। असहयोग आंदोलन के नियमानुसार मुकदमे के अपने बचाव में किसी को भी सफाई देने का आदेश नहीं था। लेकिन अपने बचाव में सफाई न देने की कांग्रेस की नीति इनकी समझ से बाहर थी। इसलिए इस नीति के विरुद्ध डॉक्टर हेडगेवार ने अपने मुकदमे को की जरा स्वयं जिरा करने का निर्णय किया। अपनी जिरा से इन्होंने सरकार पर जो आग्रह किए, अपनी जिरा से सरकार पर जो प्रहार किए, इनके साहस और निर्भीकता के दस्तावेज के रूप में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में आज भी सुरक्षित है। शाम को चैनल्स के ऊपर बोलने वाले कांग्रेसियों, कम्युनिस्टों और दुष्ट गद्दारों जो ये कहते हैं कि संघ ने क्या किया आजादी के लिए, वो और भी उससे ज्यादा करना चाहते थे। लेकिन डॉक्टर हेडगेवार का वो जो लिखित स्टेटमेंट है, जिसकी मैं चर्चा कल करूंगा, आपकी आंखें खुल जाएंगी, रोंगटे खड़े हो जाएंगे
कितना बड़ा ज्वालामुखी था इनके अंदर, विचारिक दृष्टि से कितने सशक्त थे, कितना संतुलन था, क्या करना चाहते थे। स्वतंत्रता संग्राम में पूरी तरह से, पूरी सक्रियता से भाग लेने के बाद भी दिमाग में चल रहा था, हम बार बार गुलाम क्यों होते हैं, हम बार बार गुलाम क्यों होते हैं। तो कल ये जो स्टेटमेंट इन्होंने पढ़ा, जो जिरा की वो लिखित दस्तावेज सुरक्षित है, स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में आज भी सुरक्षित है। पढ़ लें, जरा चिंतन करें। कल मैं उस स्टेटमेंट को आपके सामने रखूंगा, आपको पता चलेगा कि डॉक्टर हेडगेवार क्या थे। बहुत सारे महान क्रांतिकारियों को मैं आपके सामने ला रहा हूं, लेकिन डॉक्टर हेडगेवार के ऊपर कम से कम 5 एपिसोड देने का मैंने जो निर्णय किया, सिर्फ इसलिए मैंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के भी 5 एपिसोड दिए हैं, क्रांतिकारियों के सम्राट वीर सावरकर पर भी 5 दिए हैं। महापुरुषों का मुकाबला नहीं होता भाई, एक से एक बढ़ करके क्रांतिकारियों की कुर्बानियां, बलिदान मैं आपके सामने ला रहा हूं। डॉक्टर हेडगेवार जिन्होंने कुर्बानी, बलिदान तो किया ही, एक ऐसा यूनिक संगठन दे के गए जो पूरा भारत, हर खेत खलियान, चौक बाजार, गली कूचे तक जिसका प्रभाव है, और विश्व के हर जगह भी जहां भी हिंदू है वहां तक ये मैसेज गया है। और अल्टीमेटली आज भी वो तपस्या चल रही है। इस तपस्या को चलते रहना होगा, तभी देश का कल्याण होगा। इस जो रिटन स्टेटमेंट जो डॉक्टर हेडगेवार ने दी, इसकी चर्चा हम कल करेंगे। इन सारे महान क्रांतिकारियों को आपके सामने रखने का, लाने का एक ही बात है कि हमको कहा गया कि आज़ादी नेहरू और गांधी ने दी, इससे बड़ा क्रूर मजाक और कोई नहीं हो सकता। लगभग 250 क्रांतिकारी वो रख चुका हूं मैं आपके सामने, जिन्होंने सर्वस्व निछावर किया, एक से एक बढ़ करके वीरता और शौर्य का शिखर पर बैठ के काम किया, और उनका इतिहास में नाम नहीं आया। इन सब लोगों को इतिहास के अंदर नए इतिहास लिखने पड़ेंगे, नए इतिहास में ये नाम आ पाए, उस कोशिश में लगा। हमारे पास कुछ तैयार होगा तो नए इतिहास में सरकार को भी सचेत करेंगे कि वो ये बातें फर्स्ट से लेकर BA MA तक और हर प्रोफेशनल कोर्सेज के अंदर इन क्रांतिकारियों का उसमें वर्णन आना ही चाहिए। आज बस इतना ही। अगर मेरा ये चैनल आपको अच्छा लग रहा है तो आप इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर करिए। नमस्कार, जय भारत, धन्यवाद।